Welcome, aspirants. Today our topic is hemodialysis for revision. तो हम लोग इस सीरीज़ में क्या करेंगे, हम लोग टॉपिक्स लेंगे बायोलॉजी से और हम लोग उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और उनके जो भी लाइक एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं हम वो भी रिवाइज करेंगे विथ नोट्स एंड कंसेप्ट, ताकि हर दिन हम लोग बायो की जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उसको हम रिवाइज कर सकें अच्छे से। सो आज का हमारा टॉपिक है हीमोडायलिसिस। तो बेसिकली हीमोडायलिसिस क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले वी नीड टू नो कि किडनी क्या है। तो देखो किडनी क्या करती है, किडनी हमारी बॉडी में जितने भी जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट होती है उसको फिल्टर करने में हेल्प करती है, राइट। तो अब अगर नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, राइट। तो यूरिया अगर देखो यूरिया को फिल्टर करती है, ठीक है। तो अगर क्या हुआ बाय चांस बिकॉज ऑफ लाइक इट कैन बी ऑफ एनी कॉज, लाइक कोई भी कॉज की वजह से हमारी किडनी ख़राब हो गई, मान लो मतलब उसमें यूरिया एकोमोडेट होता गया और किडनी क्योंकि उसका फंक्शन है यूरिया को फिल्टर करना, बट वो कुछ वजह से कर नहीं पा रही है, तो क्या होगा यूरिया हमारे ब्लड में चला जाएगा। तो यूरिया अगर हमारे ब्लड में चला जाएगा विच इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल विच इज़ हार्मफुल फॉर अवर बॉडी एज वी ऑल नो, तो अब उसको निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारी किडनी तो काम नहीं कर रही है पर निकालना तो है ही वेस्ट मटेरियल। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम करते हैं हीमोडायलिसिस विच इज़ बेसिकली आर्टिफिशियल किडनी, जो एक आर्टिफिशियल चीज़ है जो हम लोग बॉडी के बाहर रहती है। बेसिकली वो टेम्प्रेरी है, ताकि हमारी जो फंक्शन हमारी किडनी करती है वो फंक्शन वो डायलाइजिंग यूनिट कर सके। सो बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो एक पर्सन है, सपोज दिस इज़ अ पेशेंट, इसको मान लो इसकी किडनी फेल है और इसके ब्लड में यूरिया एकोमोडेट हो गया है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो पेशेंट का ब्लड है उसकी कन्वीनियंट आर्टरी से हम बाहर निकालेंगे। कन्वीनियंट आर्टरी कौन सी होती है, जो कि रेडियल आर्टरी होती है। तो रेडियल आर्टरी से हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्लड निकालेंगे जो भी पेशेंट है, और उसमें हम हेपेरिन ऐड करेंगे। अब हेपेरिन क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट। अब ये क्यों ऐड करते हैं, देखो क्या होता है ना हमारे प्लाज्मा में, ठीक है, हमारे जो ब्लड में प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है, उसमें ना एंटीकोएगुलेंट लाइक हेपेरिन होता है। तो उससे क्या होता है, हमारा ब्लड कभी कोएगुलेट नहीं होता है, बॉडी के अंदर हमारा ब्लड कभी भी कोएगुलेट नहीं होता है, जमा नहीं होता है। तो अगर लेकिन ये है कि अगर हमने ब्लड बाहर निकाल दिया तो जो हेपेरिन है वो बॉडी के अंदर काम करता है ना, जो जो प्लाज्मा में रहता है, तो लेकिन वो बाहर नहीं काम करता, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को उसके लिए हमको बाहर से हेपेरिन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन ऐड किया ताकि हमारा ब्लड जो है वो कोएगुलेट ना हो यहाँ पे इस डायलाइजिंग यूनिट में, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये हो गया, हेपेरिन ऐड कर दिया। अब ब्लड इज पास थ्रू सेलोफेन मेम्ब्रेन। अब जो ये डायलाइजिंग यूनिट है यहाँ पे पूरी ये सेलोफेन मेम्ब्रेन से बनी रहती है। सेलोफेन मेम्ब्रेन बेसिकली पोरस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, अब जो यहाँ पे रहता है तुम्हारा ब्लड और यहाँ पे रहता है डायलाइजिंग फ्लूइड। तो यहाँ पे तुम्हारा ब्लड है उसमें क्या होता है, यूरिया का हायर, देखो अब इन दोनों के कंस्टिट्यूएंट में क्या फ़र्क है कि ये ब्लड तो हमें पता है कि भाई इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, है ना, आयंस, ये सब रहते हैं। और इसमें क्या रहता है, तो बेसिकली डायलाइजिंग यूनिट इज़ लाइक सेम कंस्टिट्यूएंट एज ब्लड, मतलब जो भी ब्लड में है वो सब डायलाइजिंग यूनिट में। बस क्या चीज़ नहीं रहती है, ब्लड में यूरिया, हमारे ब्लड में क्योंकि ये पेशेंट की किडनी खराब हो गई तो इसके ब्लड में ऑब्वियसली यूरिया है, तो इसके ब्लड में यूरिया है, लेकिन डायलाइजिंग यूनिट में यूरिया नहीं होती है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली अगर आपको पता है डिफ्यूजन क्या होता है, तो जब भी मतलब कि हायर कंसर्न कोई भी चीज़ हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन जाती है, राइट। तो यूरिया यहाँ ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा, क्योंकि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन जाती हैं चीज़ें। ये तो बिकॉज ऑफ दिस कंसनट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, जो भी हमारे ब्लड में यूरिया रहता है वो डायलाइजिंग यूनिट में आता है, डायलाइजिंग फ्लूइड में आता है, सॉरी। तो डायलाइजिंग फ्लूइड में, अब आप बोलोगे भाई तो डायलाइजिंग फ्लूइड भी तो मतलब उसमें भी तो यूरिया आ गया, तो मतलब ये दोनों मतलब इक्विलिब्रियम में आ गए, तो फिर तो ये एक्सचेंज करेगा ही नहीं। तो बात तो सही है, लेकिन इसलिए ना क्या होता है, टाइमली जैसे यूरिया पूरा एकोमोडेट हो जाता है तो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में, तो वो चेंज हो जाता है। तो बेसिकली फिर नया फ्लूइड हम लोग जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो है प्रोसेस चलती रहती है। तो आप देख लो डायलाइजिंग फ्लूइड क्या होता है, इसका कंपोजिशन सेम होता है एज प्लाज्मा, जैसे कि प्लाज्मा होता है उसका सेम कंपोजिशन होता है, बस नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रहता है उसमें, ठीक है। मतलब आई एम सॉरी, ब्लड जैसा नहीं बट प्लाज्मा जैसा सेम कंस्टिट्यूशन होता है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं। अब ये जो डायलाइजिंग मशीन है
ये आर्टिफिशियल किडनी है बेसिकली एक तरीके से। अब देखो अब क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मूव्ड आउट इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से नाइट्रोजनस वेस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड में आ गए। उसके बाद नाउ ब्लड इज प्यूरिफाइड, तो ब्लड तो प्यूरिफाई हो गया, यूरिया बाहर चला गया है ना डायलाइजिंग फ्लूइड में, तो अब ब्लड प्यूरिफाई हो गया है ना, मतलब कि इट गॉट रिड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन अब देखो हमने ना वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या डाला था, हमने हेपेरिन डाला था विच इज़ एंटी कोएगुलेंट, हमने हेपेरिन डाला था राइट। अब हम लोग को एंटी हेपेरिन डालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर, क्योंकि हम लोग बॉडी के अंदर वापस से ये वाला ब्लड डालने वाले हैं, तो बॉडी के अंदर जो मतलब कि ब्लड है वहाँ प्लाज्मा है, वहाँ पे तो हेपेरिन हो गई, तो ये और हेपेरिन जो हमने ऐड किया था है ना, इस मतलब ये भी रहेगा और अंदर भी रहेगा, तो लाइक वो कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। बट बिकॉज हमारी बॉडी में हर चीज़ इक्विलिब्रियम पे होता है, अपने खुद के अमाउंट में होता है, तो अब हम लोगों को जो ये हेपेरिन हमने डाला था उसके लिए हमको एंटी हेपेरिन डालना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो अब हम एंटी हेपेरिन डालेंगे, फिर जो प्यूरिफाइड ब्लड है, फिर जो प्यूरिफाइड ब्लड है इज़ रिमूव टू पेशेंट्स बॉडी, सॉरी रिटर्न, रिमूव नहीं, प्यूरिफाइड ब्लड इज रिटर्न टू पेशेंट्स बॉडी वाया वेन। तो अब हम लोग वेन से, आर्टरी से निकाले थे, कौन सी आर्टरी से? रेडियल आर्टरी से, आर्टरी से हम ब्लड निकाले थे अनप्यूरिफाइड ब्लड, अब प्यूरिफाइड ब्लड हम लोग वेन में डालेंगे। सो दिस इज़ हाउ डायलिसिस वर्क्स। तो बेसिकली डायलिसिस में, हीमोडायलिसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हीमोडायलिसिस में हम बेसिकली बस ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर किसी की किडनी ख़राब हो गई है तो हम लोग किडनी का सेम फंक्शन एक आर्टिफिशियल फॉर्म में कर रहे हैं, किसकी हेल्प से? आर्टिफिशियल किडनी या फिर डायलाइजिंग मशीन की हेल्प से। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। मैंने बेसिकली एनसीईआरटी के लाइन से ही समझाने की कोशिश की है, तो अब हम एनसीईआरटी रीड करते हैं और सिर्फ रीड करने से ही देखना, you would relate. Okay, now malfunctioning of kidneys can lead to accumulation of urea in blood. तो अगर हमारी किडनी ख़राब हो गई तो उससे क्या होगा, हमारे ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेमिया, ठीक है, विच इज़ हाईली हार्मफुल। ऑब्वियसली नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो हाईली हार्मफुल होगा एंड इट में लीड टू अ किडनी फेलियर। तो उस पेशेंट्स में यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ process called hemodialysis. Blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin. तो ये मैंने बस रीड किया है, मैंने आपको सब समझा दिया है कि ब्लड जो कन्वीनियंट आर्टरी से हम निकालते हैं विच इज़ रेडियल आर्टरी, उसको हम लोग डायलाइजिंग यूनिट में डालते हैं और उसके बाद हम एक कोएगुलेंट लाइक हेपेरिन डालते हैं ताकि हमारा ब्लड आउटसाइड ऑफ द बॉडी कोएगुलेट ना हो। द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब जो कि सेमी परमिएबल होता है एज आई टोल्ड यू, सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसका कंपोजिशन सेम रहता है प्लाज्मा की तरह, सेम प्लाज्मा की तरह कंपोजिशन होता है, बस उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब यूरिया नहीं होता है, ठीक है, उसमें बस नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया नहीं होता है। उससे क्या होता है कि ब्लड में जो यूरिया है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाता है, बिकॉज हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाता है ना चीज़ें। तो द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन of the tube allows the passage of molecules based on concentration gradient as I told you अभी, ठीक है, concentration gradient समझ आया। and now as naitogenous waste are absent, क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट होता है, तो ये सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट हो जाते हैं, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back into the body. अब देखो जो ये लाइन क्वेश्चन से भी आई हुई है कि जो क्लियर ब्लड होता है, जो क्लियर्ड ब्लड होता है इस पम्प बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन, वेन से हम लोग वापस से भेजते हैं आफ्टर एडिंग एंटी हेपेरिन। अब एंटी हेपेरिन हम क्यों ऐड करते हैं, मैंने बताया था ना, ताकि चीज़ें हम लाइक वो कर सकें, इक्विलिब्रियम मिला सकें अंदर जो हेपेरिन है। नाउ दिस मेथड इज़ अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स, ठीक है, बून है ये, मतलब एक बहुत ही अच्छा लाइक इसका यूज़ बहुत अच्छा है, ये वरदान है थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आई होप कि एनसीईआरटी की लाइन्स आपके क्लियर हो गई होंगी, आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन, लाइक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट के। देखो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर देते हैं फॉर नीट। तो लेट्स गो। यूज़ ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करने से क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, ओके, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयंस, हाँ एक्सेस पोटेशियम आयंस का एलिमिनेशन नहीं होता है, दैट इज़ ट्रू। रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन इनटू, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, ये भी नहीं है, तो ये दोनों है, सो आई थिंक ए एंड बी आर करेक्ट। एंड देखो द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ डैश आफ्टर एडिंग डैश। देखो क्लियर्ड ब्लड जो क्लियर हो गया,
इसको हम लोग बॉडी में लाइक पम्प बैक किससे करते हैं, वेन, है ना, वेन से जाता है और हम लोग क्या डालते हैं, एंटीहीपैरिन, क्या डालते हैं, एंटीहीपैरिन। अब हीमोडायलिसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड, नो। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया, येस। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, नो। प्रोसेस ऑफ डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, नो। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया। ये वाला भी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो, द डायलाइजिंग फ्लूइड हैज़ द सेम कंपोजिशन एज ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट फॉर द एब्सेंस ऑफ यूरिया, है ना। Dialysis is used when patient has serious trouble with kidney function, right? Kidney function. The chief principle of dialysis is capillary action, addition, reverse osmosis, diffusion, ultrafiltration and cohesion. Obviously, है ना, diffusion, ultrafiltration या osmosis. देखो, while diffusion and ultrafiltration are the primary mechanisms, reverse osmosis is involved in managing fluid balance and concentration gradient in some systems and can be provided answer, okay, whatever. मतलब ये आंसर है. व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन दैट इज़ यूज इन एन आर्टिफिशियल किडनी. आर्टिफिशियल किडनी में जो मेम्ब्रेन यूज़ होती है उसका कंपोजिशन क्या है, बेसिकली डायलाइजर का कंपोजिशन क्या है. तो देखो, ये ऐसे एज सच एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर क्योंकि ये कहीं कोई एमपीएमटी या किसी में पूछा है तो इसका आंसर है सेल्यूलोज की बनी है वो मेम्ब्रेन. ओके. उसके बाद हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं ये थोड़ा विजुअल फॉर्म में कि कैसे होता है. तो देखो, बेसिकली ये पेशेंट है, ये यूरेमिक है, इसकी किडनी फेल हो चुकी है. तो बेसिकली अब क्या होता है कि हम लोग उसकी रेडियल आर्टरी से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड निकालते हैं, है ना, यूरेमिक ब्लड. उसके बाद ये जाता है यहाँ, और यहाँ पे जो ट्यूबिंग होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है. तो उससे क्या होता है, बाहर सारा का सारा यूरिया निकल जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड में. और ये हमारा जो ब्लड है वो देखो यहाँ पे बेसिकली फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है वो, और ये यूज्ड है. तो जैसे ही वो ज़्यादा यूरिया हो जाता है फिर वो बाहर निकल जाता है और नया वाला लाइक जो न्यू फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है वो अंदर चला जाता है. और यहाँ पे जो ब्लड फिल्टर हो रहा है वो यहाँ से हम लोग इसको वेन में वापस डाल देते हैं. दिस इज़ हाउ द whole dialysis process is done. So I hope this video helped you. यहाँ तक देखने के लिए thank you so much, and if you want me to continue this series, tell me in the comment section and I'll see you in the next video. Thank you.